एक बच्ची जिसकी उम्र इतनी थी कि उसे दुनिया की अच्छाई और बुराई का ठीक से पता भी नहीं था, जो अपने घर के आसपास खेल रही थी, जिसके लिए बाहर की दुनिया सब खेल का मैदान था। और फिर कुछ ही देर बाद वही बच्ची अचानक गायब हो जाती है। घर वालों को लगता है कि शायद कहीं आसपास खेल रही होगी, अभी वापस आ जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता जाता है, बच्ची वापस नहीं आती। परिवार उसे ढूंढना शुरू करता है। फिर गांव के लोग भी तलाश में निकलते हैं और रात होते होते एक ऐसी जगह से खबर आती है जिसे सुनकर पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बच्ची मिल तो गई थी, लेकिन जिस हालत में मिली उसके बाद गांव में सिर्फ एक सवाल था, आखिर उस मासूम के साथ ऐसा किसने किया? और उससे भी बड़ा सवाल, वो आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी? क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसा नाम सामने आया जो उसी गांव का था, जिसे यादन्या जानती थी और जिसके बारे में बच्चों ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। आज की कहानी उस कुछ घंटों की है जिन कुछ घंटों में एक परिवार अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था, पुलिस सुराग खोज रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य बन रहा था जिसका जवाब बाद में पूरे महाराष्ट्र को झकझोर देने वाला था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? बच्ची घर से इतनी दूर कैसे गई? उसे आखिरी बार किसने देखा? पुलिस उस व्यक्ति तक कैसे पहुंची? और इस मामले में बच्चों की बताई एक छोटी सी बात इतनी इम्पोर्टेंट कैसे बन गई? इस पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 16 नवंबर 2025 की बात है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के डोंगराले गांव में एक 3 साल की बच्ची यादन्या घर के आसपास ही खेल रही थी। उसके साथ गांव के कुछ और बच्चे भी शामिल थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब बाकी बच्चे तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन यादन्या दिखाई नहीं दे रही थी। शुरुआत में परिवार को लगा कि वो आसपास ही कहीं खेल रही होगी। इतनी छोटी बच्ची खेलते खेलते किसी पड़ोसी के घर भी जा सकती है, किसी गली में चली जाए या दूसरे बच्चों के पीछे थोड़ी दूर निकल जाए, ऐसा एकदम नॉर्मल है। इसलिए पहले परिवार ने घर के आसपास ही देखना शुरू कर दिया। आसपास के घरों में पूछा गया, बच्चों से पूछा गया कि वो कहाँ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद मामला नॉर्मल नहीं लगने लगा। बच्ची वापस नहीं आई थी। अब तलाश थोड़ी और आगे बढ़ी। परिवार के लोग आसपास के रास्तों और गांव के दूसरे हिस्सों में देखने लगे। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों को भी पता चला कि बच्ची मिल ही नहीं रही। और यही से उस दिन की कहानी का पहला बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर बच्ची अपने घर के आसपास खेल रही थी तो आखिर वह इतनी दूर कहाँ चली गई? तलाश चल रही थी और परिवार के लिए हर गुजरता मिनट भारी होता जा रहा था। लोग आसपास की जगहों को देख रहे थे, बच्ची के बारे में पूछ रहे थे और जो भी जानकारी मिल सकती थी उसे जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तक किसी के पास ये बताने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि बच्ची आखिरी बार किसके साथ गई थी या किस दिशा में गई थी। यही वजह थी कि पुलिस को सूचना देने से पहले परिवार और गांव के लोगों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की। लेकिन जब काफी तलाश के बाद भी बच्ची नहीं मिली, तब मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की और तलाश का दायरा आगे बढ़ाया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि बच्ची कहाँ गई थी, सवाल यह था कि वो आखिरी बार किसके साथ थी। क्योंकि अगर उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जा सके तो शायद पूरी कहानी का पहला सिरा वही से मिल सकता था। इतनी तलाश के दौरान एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने उन बच्चों से बात की जो यादन्या के साथ खेल रहे थे और बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि बच्ची को आखिरी बार विजय खैरनार नाम के एक लड़के के साथ देखा गया था। विजय की उम्र 24 साल बताई गई है और ये उसी गांव का रहने वाला एक नॉर्मल इंसान था। अब जरा इस बात को समझिए, कुछ समय पहले पुलिस के पास सिर्फ एक गुमशुदा बच्ची थी और अब जांच में सामने एक ऐसा नाम था जिसे बच्ची के आखिरी समय में उसके साथ देखा गया था। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी यही से शुरू होता है। वो बच्ची विजय के साथ क्यों गई, विजय उसे कहाँ लेकर गया और उसके बाद दोनों के बीच क्या हुआ? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने विजय को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन पुलिस के सामने एक और समस्या थी। बच्ची अब खुद ये बताने के लिए मौजूद नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। इसलिए पुलिस को घटनास्थल, गवाहों और दूसरे सबूतों पर निर्भर रहना था। इसी बीच तलाश के दौरान यादन्या का शव एक मोबाइल टावर के पास मिल गया। जगह मिलने के बाद जांच और गंभीर हो गई। पुलिस ने घटनास्थल को देखा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ये पता लगाने की कोशिश शुरू करी गई कि बच्ची वहां तक कैसे पहुंची।
अब तक कहानी में 3 चीजें जुड़ चुकी थी। एक बच्ची जो घर के आसपास खेलते हुए गायब हुई, आखिरी बार उसके साथ देखा गया एक लड़का, और फिर उसी इलाके में मिला बच्ची का शव। लेकिन इन तीनों चीजों के बीच की कड़ी अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई थी। क्या ये सिर्फ संयोग था कि बच्ची आखिरी बार उसी लड़के के साथ देखा गया था, या पुलिस को आखिरकार उस युवक और घटनास्थल के बीच कोई ठोस सबूत मिलने वाली थी? पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी और इसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया। पुलिस ने विजय पर बच्ची को अपने साथ ले जाने और उसके साथ यौन अपराध करने के बाद यादन्या को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देने का आरोप लगाया। पुलिस की जांच के अनुसार घटना के बाद बच्ची को उसी इलाके में छोड़ा गया था। उस टाइम पर पुलिस के पास इतना जरूर था कि बच्ची को आखिरी बार लड़के के साथ देखा गया था जो आरोपी था। आरोपी उसी गांव का रहने वाला था और बच्ची का शव भी जांच के दौरान बरामद हो चुका था। अब पुलिस को इन कड़ियों को सबूतों के साथ जोड़ना था। जैसे जैसे गांव में घटना की जानकारी फैलती गई, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। अब जाहिर सी बात है, गुस्सा तो बढ़ेगा ही। छोटी बच्ची के साथ इतनी गंभीर घटना होने की खबर लोगों को झकझोर दिया। गांव भर में विरोध की खबरें सामने आने लगी और लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी। लेकिन उस टाइम पर पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा काम था, सबसे अलग रहकर सबूत जुटाना। क्योंकि किसी आरोपी को पकड़ लेना एक अलग बात होती है, लेकिन अदालत में उसके खिलाफ मामला साबित करना दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए गए और आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अब जांच का अगला सवाल था कि क्या पुलिस के पास सिर्फ गवाहों की जानकारी थी या फिर ऐसे सबूत भी थे जो पुलिस पूरी घटना को कड़ियों को जोड़ सकते थे। इसी बीच इस मामले में एक और एंगल सामने आया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने बच्ची के पिता और आरोपी के बीच पहले हुए विवाद की बात को भी जांच में देखा गया था। अगर ये एंगल सही साबित होता तो पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा होता। क्या आरोपी और परिवार के बीच पहले से कोई विवाद था और क्या उस विवाद का इस घटना से कोई संबंध था? फिर भी जांच के लिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अपराध में सिर्फ ये पता लगाना पर्याप्त नहीं होता कि आरोपी कौन है, ये भी पता लगाना होता है कि घटना के पीछे कारण क्या था और सबूत उस पूरी कहानी को कितना समर्थन देते हैं। इस आदमी का शकल देखिए, सुअर जैसी शकल है और एक 3 साल की फूल जैसी मासूम बच्ची को मार दिया। खैर, जांच आगे बढ़ती रही। पुलिस ने केस से जुड़े दस्तावेज और सबूत जुटाए और बाद में आरोप पत्र दाखिल किया। यानी पुलिस की शुरुआती जांच अब एक कानूनी दस्तावेज में बदल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर भी वही सवाल सामने आता है, आरोप पत्र दाखिल होने का मतलब क्या आरोपी दोषी साबित हो गया? तो ऐसा नहीं है। आरोप पत्र पुलिस की जांच का निष्कर्ष होता है, दोषी साबित करना अदालत का काम है। इसलिए इस केस की असली अगली परीक्षा अब अदालत में होने वाली थी। पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर जो कहानी तैयार की थी उसे गवाहों और सबूतों के जरिए अदालत के सामने साबित करना था। और फिर जनवरी 2026 में मालेगांव की अदालत में इस मामले के ट्रायल की शुरुआत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन 2 गवाहों की जांच की गई। अब सोचिए, कुछ महीने पहले जिस गांव में लोग बच्ची को खोज रहे थे, जिस घटना के बाद सड़क पर लोग विरोध कर रहे थे, वही मामला अब अदालत के कमरे तक पहुंच चुका था। वहां न भीड़ का फैसला होता था, न सोशल मीडिया का। वहां सिर्फ एक चीज मायने रखने वाली थी, गवाह क्या कहते हैं, सबूत क्या कहते हैं। और यही वो जगह होता है जहां किसी भी चर्चित अपराध की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि बाहर से कहानी जितनी सीधी दिखाई देती है, अदालत के अंदर उसे साबित करना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है। इस मामले में शुरुआती जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उन बच्चों की जानकारी थी जिन्होंने बच्चों को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा था। यही जानकारी पुलिस को आरोपी तक ले गई। लेकिन किसी व्यक्ति को आखिरी बार किसी के साथ देख लेना पूरी घटना का अंतिम प्रमाण नहीं होता। इसलिए उसके बाद पुलिस को बाकी सबूतों से उस कड़ी को मजबूत करना पड़ा। घटनास्थल की जांच, पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और पुलिस की बाकी कार्रवाई, इन सबको एक साथ देखा जाना था। यही वजह है कि ये केस सिर्फ एक बात पर खत्म नहीं हो सकता कि बच्चों ने नाम बताया और आरोपी पकड़ लिया गया। असली कानूनी सवाल ये था कि क्या जांच से मिली सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती है, और अगर जुड़ती है तो क्या वे अदालत में आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त है। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छिपा है। शुरुआत में एक बच्ची के लापता होने की घटना थी, फिर एक आखिरी बार देखे जाने वाला व्यक्ति सामने आया,
फिर एक जगह से बच्ची का शव मिला, फिर आरोपी की गिरफ्तारी हुई, फिर पुलिस जांच और आरोप पत्र आया और आखिर में मामला अदालत में पहुंचा। लेकिन हर एंगल के साथ एक नया सवाल भी पैदा हुआ। पुलिस को क्या सबूत मिले थे? क्या गवाहों की जानकारी बाकी सबूतों से मेल खाती है? और अंत में अदालत के सामने क्या साबित होगा? और इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे की उम्र सिर्फ 3 साल थी। वो खुद अपने साथ हुई घटना की पूरी कहानी बताने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके आसपास के लोगों की जानकारी और जांच में मिले सबूत और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस मामले में बच्चों की शुरुआती जानकारी ने पुलिस को दिशा दी और यही किसी भी जांच की असली चुनौती होती है। एक सुराग आपको दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन उसके बाद उस दरवाजे के पीछे सच क्या है ये साबित करने के लिए कई और कड़ियां जाननी चाहिए होती है। अब इस केस को लेकर लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक सी बात थी। आखिर एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी, लेकिन गुस्से और न्याय के बीच एक फर्क होता है। गुस्सा तुरंत फैसला चाहता है, जबकि न्याय पूरी जांच और सबूत चाहता है। इस मामले में भी लोगों ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की, लेकिन अदालत में अंतिम फैसला सबूतों के आधार पर ही होना है। इसलिए अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे सही बात यही है कि विजय खैरनार इस मामले में आरोपी है। इस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन यादन्या के परिवार के लिए अदालत की ये प्रक्रिया सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, उनके लिए उनकी 3 साल की बच्ची का मामला है। जिस दिन वो खेलते खेलते गायब हुई, उस दिन परिवार को शायद उम्मीद थी कि वो मिल जाएगी सही सलामत। फिर तलाश बढ़ी, गांव के लोग जुड़े, आखिरकार वो खबर मिली जिसे कोई भी माता पिता सुनना नहीं चाहते। उसके बाद केस आगे बढ़ता चला गया, लेकिन परिवार की जिंदगी वहीं पर खत्म हो गई थी। पुलिस की फाइल आगे बढ़ सकती है, कोर्ट में तारीख आगे बढ़ सकती है, गवाहों की गवाही हो सकती है, लेकिन जिस बच्ची को परिवार खो चुका है वो वापस नहीं आने वाला। और शायद यही वजह है कि इस घटना को सिर्फ एक सनसनीखेज अपराध की तरह कहानी बनाकर खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में एक तरफ पुलिस की जांच है और सबसे बीच में एक बच्ची है जिसकी जिंदगी खत्म हो गई। अगर इस मामले से कोई सबक निकलता है तो वो है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बच्चे अगर किसी व्यक्ति के साथ जाने से डरते हैं, किसी के व्यवहार से असहज होते हैं या अचानक उनके व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है, और अगर कोई बच्चा लापता होता है तो शुरुआती समय को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार किसी केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वही बन जाती है जो घटना के शुरुआती समय में सामने आती है। तो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा डराने वाली बात शायद ये नहीं है कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी, कुछ बच्चे उसके आसपास थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ समय बाद पूरा गांव उसे ढूंढ रहा होगा। इस बच्चे की कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो बनकर खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार के लिए ये कोई वीडियो नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है। ये उनकी बच्ची है जिन्हें उन्होंने खो दिया। इसलिए इस कहानी को याद रखने का सही तरीका उसकी तकलीफ को बार बार दिखाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि बच्चों की सुरक्षा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक 3 साल का बच्चा अपनी सुरक्षा खुद तय नहीं कर सकता। वो ये नहीं समझ सकता कि कौन सही है कौन गलत है। उस 3 साल की बच्ची को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर उसकी कहानी किसी दूसरे बच्चे को सुरक्षित रखने की वजह बन जाए तो शायद इस दर्दनाक घटना से कम एक जरूरी सीख निकलेगी। इस केस के बारे में अपना राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।